नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वॉरियर जंक्शन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों थोड़ा सा लेट हुआ और आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हम लोगों का उसी सीरीज या उसी श्रृंखला में आगे होगा जो हम लोग पीछे कंटिन्यू कर रहे थे, यानी जिस श्रृंखला में हम लोगों ने सबसे पहले 1600 और 1726 के चार्टर एक्ट, इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम या जिसे सेटलमेंट एक्ट कहा गया पढ़ा। उसकी उसी क्रम में या उसके बाद की अगली क्लास आज की होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इतिहास और पॉलिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट भी दोनों ही विषय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा उसका नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करें। आज की कहानी में सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम आपको बता दें। आज का जो टॉपिक का नाम है वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, हम नीचे की तरफ लिख के दे रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को क्लियर साफ दिखाई दे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहीं क्लियर हो जाए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग इसके पीछे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम पढ़ के आए, जिसे हम लोगों ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा था। इन दोनों ही एक्टों की बातों को ध्यान में रखेंगे तभी हम लोगों को 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बड़ा आसान हो जाएगा। 1773 का दोस्तों हम लोगों ने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा तो हमने उसमें आपको बताया था कि वह रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में भारत आया उसका उद्देश्य हुआ करता था कंपनी के कार्यों को भारत में और ब्रिटेन में दोनों जगह कंट्रोल करना था। मेनली कहाँ कंट्रोल करना था? भारत में। भारत में कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में आया तो उसी समय पे कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। मान्यता मिलना या राजनीतिक कार्यों को वैलिड बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वैलिड बताना या मान्यता मिलने से मतलब है कि पहले तो कंपनी सिर्फ व्यापार करने के लिए भारत आई थी 1600 में, और 1600 से लेकर 1773 तक कंपनी ने व्यापार के अलावा हमने आपको बताया था कि और कौन से काम करना स्टार्ट कर दिए थे, राजनीति वाले कामों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था। और 1773 का वो एक्ट होता है जिसमें कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, यानी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई थी कि कंपनी व्यापार के साथ साथ कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप भी होगा। किसका? विदेशी कंपनी का। और वो विदेशी कंपनी कोई दूसरी नहीं थी बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यानी 1773 के बाद कंपनी व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप बराबर कर रही थी। और 1773 की कमियों को दूर करने के लिए या उसमें संशोधन करने के लिए हमने 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम पढ़ा, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। तो हमने आपको बताया था किस तरीके से उसमें 3 मामले, राजस्व वाला, न्याय वाला और धार्मिक मामले जो हुआ करते थे, किस तरीके से उनको सुलझाया गया। और भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद को कौन कौन से विषयों पर अधिकार प्राप्त हुए और कौन से विषय पर न्यायालय के अंतर्गत विषय गए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब उसी कड़ी में आप लोगों की आज की क्लास स्टार्ट होगी जिसका नाम होगा 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों जिस तरीके से हम लोग पीछे के एक्ट पढ़ चुके हैं तो उनके पीछे का रीजन या कारण हम लोग हमेशा डिस्कस करते आए हैं। तो आज भी पहले 1784 को पढ़ने से पहले हम इसका उद्देश्य क्या था या कारण क्या था, तो उद्देश्य लिखें या कारण लिखें, हम आपको बताएं उद्देश्य क्या हुआ करता था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम है, सेटलमेंट एक्ट जैसे हम लोग कह सकते हैं, संशोधनात्मक अधिनियम की कमियों को दूर करना था। इसका पहला उद्देश्य कमियों को दूर करना। अच्छा, क्या वास्तव में 1773 की कमियां और 1781 की कमियों को दूर करने के लिए कोई एक्ट लाया जाएगा? हम लोग ब्रिटेन के गुलाम होते चले जा रहे थे। जैसे जैसे एक्ट आते चले जाएंगे हम लोगों पर गुलामी की चादरें चढ़ती चली जाएंगी। तो उसी क्रम में एक चादर कौन थी? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। जब भारतीय पूछते थे कि 1784 या भारतीयों के मन में अगर प्रश्न उठे
कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भारत क्यों आया, तो कह दिया जाता था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी और 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। उन दोनों ही कमियों को दूर करने के लिए, बड़ा अच्छा तरीके से व्यवस्था लागू करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। जो किसको बहलाने फुसलाने के लिए था, भारतीयों को। लेकिन इनका भाई मेन उद्देश्य क्या हुआ करता था, वो भारत में कंपनी एवं प्रशासन, क्योंकि कंपनी तो व्यापार कर रही थी और प्रशासन जो था उस पर भी हस्तक्षेप कौन करना चाह रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी राजा रानी के नीचे काम करने वाली ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार, भारत में कंपनी एवं प्रशासन को नियंत्रित करना, जिस उद्देश्य हुआ करता था, नियंत्रित करना। अच्छा, अगर 1784 के टाइम पर पूछा जाए तो इस समय क्या हुआ करते थे, इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन हुआ करते थे, ब्रिटेन के पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो उनका नाम पिट्स द यंगर हुआ करता था, पिट्स द यंगर। ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या हुआ करता था, पिट्स द यंगर। जिस तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया था कि उस समय ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे और लॉर्ड नॉर्थ ने की अध्यक्षता में एक एक्ट का गठन किया गया था, इसलिए उसे नॉर्थ इंडिया एक्ट कहा गया था। ऐसे ब्रिटेन के पीएम कौन हुआ करते थे इस समय, पिट्स द यंगर हुआ करते थे। पिट्स द यंगर की अध्यक्षता में या इनके नेतृत्व में जब कोई अधिनियम भारत भेजा जाएगा तो उसे पिट्स इंडिया एक्ट कह दिया गया। तो लिख लेंगे इन्हीं के नाम पर, इसी पॉइंट में आप लोग कंटिन्यू करेंगे, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा, पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। किसके नाम पर, तो ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे पिट्स द यंगर के नाम पर। तो अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल सी चीज़ें देखी, 1773 की कमियों को दूर करना, 1781 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया, भारत में कंपनी एवं प्रशासन को नियंत्रित करना था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, पिट्स द यंगर हुआ करते थे, इसीलिए इसे किस नाम से जाना गया, पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया। बस, अच्छा, ये तो उद्देश्य था भाई। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, तो इसकी बातें लिखें। 1700 इस तरीके से हेडिंग बना लेंगे अब, 1784 के मुख्य प्रावधान मतलब इसकी मेन बातें क्या थी, ये तो उद्देश्य था। अब मेन बातें इसकी क्या थी, तो हम मेन बातों के बारे में आपसे चर्चा करें। दोस्तों, हमने आपको बताया था 1600 में, अभी लिखने का काम नहीं है, सिर्फ आप समझेंगे। 1600 में क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, COD। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, निदेशक मंडल जिसे हम लोग हिंदी में कह रहे थे। 1600 में वही नियम कायदे कानून बना रहे थे। 1600 के बाद हमने आपको बताया था नियम कायदे कानून जो बना के भेजे जाते थे, उसके बाद जो कहाँ जाते थे, गवर्नरों के पास। वो गवर्नर अपनी अपनी प्रेसिडेंसी में लागू करा देते थे। जो व्यवस्था कहाँ तक चलती रही, 1726 तक। 1726 के बाद जैसे ही 1773 आता है तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना लिया जाता है, और बाकी जो गवर्नर होते हैं अन्य प्रेसिडेंसी के, वो गवर्नर रहते हैं। तो पहले BOD से क्या आता था, नियम कायदे कानून बन के आते थे गवर्नर जनरल के पास। वो गवर्नर जनरल उसको अन्य प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक पहुंचा देते थे और कुछ दिशा निर्देश दे देते थे उनकी प्रेसिडेंसियों में उन नियम कायदे कानूनों को लागू करने के लिए। मतलब BOD नियम कायदे कानून बनाता था और कहाँ भेज देता था, गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था, बंगाल में। और ये जो गवर्नर बैठेगा, एक कहाँ बैठेगा, बम्बई में, और एक बैठ रहा था आप लोगों का मद्रास में। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानूनों को समझा देता था और निर्देश दे देता था कि किस तरीके से आप लोगों को नियम कायदे कानून अप्लाई करने हैं और किस तरीके से लोग उसको फॉलो करेंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंट्रोल और बढ़ाना था, प्रशासन पर भी हम लोगों को करना था। वो कंट्रोल किस पर बढ़ाना था, कंपनी पर और भारतीयों पर। भाई प्रशासन किस पे किया जाएगा, जहां पर काम कर रहे हैं, काम कहाँ हो रहा था, भारत में। तो प्रशासन पर भी नियंत्रण करना था और कंपनी पर भी नियंत्रण करना था। तो दोनों ही चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, एक नई संस्था का उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। और निर्माण किया, वो संस्था क्या थी, वो किस कारण बनी, तो हम आपको बता दें कि इस समय क्या हुआ। इसके प्रावधान में पहली बात लिखेंगे, इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक, भाई कंपनी को व्यापार करने का अधिकार तो 1600 में मिल गया था, या व्यापार करने के लिए ही कंपनी आई थी। व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को अलग कर दिया गया,
अलग कर दिया गया। व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने का मतलब क्या है, हम आपको बताएं। कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिला था 1600 में, वो कंपनी राजनीति में हस्तक्षेप करने लगी थी 1773 में, क्योंकि हमने आपको लिखाया भी है कि 1773 में कंपनी के राजनीतिक कार्यों को क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई थी, अस्तित्व में कंपनी के मतलब कंपनी राजनीति में भी इंटरफेयर करेगी, जिस कहाँ से क्लियर हो गया था 1773 से। और व्यापार की चीज़ें तो 1600 से ही थी। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कौन कौन से कार्य व्यापार के अंतर्गत आएंगे और कौन कौन से काम राजनीति वाले हैं, इन दोनों को ही क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद क्या व्यवस्था की गई, तो व्यापारिक कार्यों का, व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण का कार्य किसको सौंपा गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हाँ, निदेशक मंडल, ऐसे हिंदी में लिख लेंगे, निदेशक मंडल किसको सौंपा गया, निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी को सौंपा गया। किसका, व्यापारिक कार्य, व्यापारिक कार्य किसको सौंप दिए गए, सीओडी को। और जो आप लोगों के राजनीतिक कार्य थे, राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण का कार्य, एक नई संस्था बना दी गई राजनीतिक कामों को नियंत्रित करने के लिए। भाई जो बीओडी थे, जो व्यापारिक कार्य थे, वो पुरानी संस्था को ही दिए गए, निदेशक मंडल, बीओडी, इसको बीओडी भी लिख सकते हो, सीओडी भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दो तो भी समस्या नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लिख दो तो भी समस्या नहीं है। तो हिंदी में आप लोग याद रखना निदेशक मंडल। तो जो व्यापारिक मंडल, निदेशक मंडल हुआ करता था, उसको व्यापार संबंधी काम करने के लिए रख दिया गया, क्योंकि वो तो आईआईयूसी के लिए था। क्योंकि जब कंपनी स्टार्टिंग में आई थी तो व्यापार के लिए सारे नियम कायदे कानून कौन बना रहा था, निदेशक मंडल। अब क्या था, राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करना था, तो उसके लिए एक नई संस्था बनाई गई, एक नई संस्था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी, बीओसी, यानी हम इसको पूरा फुल फॉर्म लिखे दे रहे हैं, बाद में शॉर्ट लिखते रहेंगे, बीओआरडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ पाए हम लोग। का गठन किया गया, ठीक। तो अब हम लोगों को इसमें नई चीज, अभी तक हम लोगों को सिर्फ क्या मिली कि नया आया है आप लोगों का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में हम अब पढ़ना स्टार्ट करें, या इसी के आगे लिखना स्टार्ट करना है आप लोगों को, किस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने काम करना स्टार्ट किया। जी साहब के दे रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे अब भाई इसी के, आप लोग इसी के पॉइंट, जो आप लोगों का पहला पॉइंट था उसमें ये दो चीज़ें लिखी, अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखना हम लोगों को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल का क्या किया गया, गठन किया गया। जो नियंत्रक मंडल क्या था, नियंत्रक मंडल के बारे में लिख दें हम। इसके जो कार्य थे, कार्य क्या था, राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण, राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण। इसको क्या काम करना था, तो राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करना था। अच्छा, इसमें वास्तव में इसकी संरचना क्या थी, तो इसकी संरचना में हम आपको बताएं तो इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे, 6 सदस्य हुआ करते थे। इन 6 सदस्यों में से, इन 6 सदस्यों में से एक सदस्य हुआ करता था आप लोगों का, एक सदस्य ब्रिटेन का विदेश सचिव या राष्ट्र सचिव, ब्रिटेन का विदेश सचिव। एक सदस्य कौन हुआ करता था, एक सदस्य हुआ करता था ब्रिटेन का ऐसे लिखेंगे, ब्रिटेन का चांसलर, राजस्व चांसलर लिख सकते हैं, चांसलर लिख दें, चांसलर। और जो 4 सदस्य हुआ करते थे, बचे हुए 4 सदस्य कौन हुआ करते थे, प्रीवी काउंसिल के हुआ करते थे। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल का मतलब होता है
क्योंकि ब्रिटेन में आप लोगों को पता है राजाशाही तंत्र है, यानी सबसे ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन कहलाता है, चाहे वो राजा हो या रानी। तो राजा या रानी के समझो जो चमचे हुआ करते थे वो हुआ करते थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य, या राजा रानी के द्वारा नियुक्त किए गए सदस्यों को ही क्या कहा जाता था, प्रीवी काउंसिल। तो आपसे पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे, 6। कब से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कब किया गया था, 1784 के एक्ट के तहत। कितने सदस्य थे, 6। एक सदस्य ब्रिटेन का विदेश सचिव होता था, या राज्य सचिव लेके मिले जाएगा तो सचिव से आप लोग याद रख लेना। एक चांसलर होता था और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। इसके अंतर्गत इस कौन सा काम किए जाने थे, तो राजनीतिक मामलों को क्या करना था, राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण करना था। अच्छा, राजनीतिक मामले कौन कौन से हुआ करते थे, यानी इसके अंतर्गत आने वाले विषय, यानी अधिकार क्षेत्र के विषय कौन कौन से थे, ठीक है, लिखेंगे सीधा कि इसके विषय क्षेत्र कौन कौन सा था। तो इसको किस चीज़ को कंट्रोल करना था, मतलब किन चीज़ों में राजनीति को कंट्रोल करना था, तो हम आपको बता दें भारतीय नागरिक संबंधी मामले, भारतीय नागरिक संबंधी मामले, जो भी भारतीय नागरिकों संबंधी मामले हो रहे होंगे, कुछ भी समस्या होती है उस पर कंट्रोल करने का काम किसका है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का। दूसरी चीज हुआ करती थी सैन्य मामले, सेना से संबंधित कोई मामले हैं, कहीं भारतीय सेना या किसी राजा की सेना और ब्रिटेन की सेना के बीच में कोई समस्या हो रही है, या सेनाओं को लेकर कोई आपसी द्वंद्व फंसा हुआ है, मतभेद हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को। और दूसरा हुआ करता था राजस्व मामले। आप कहेंगे राजस्व मामले पर तो गवर्नर जनरल एवं परिषद का क्या हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था। राजस्व संबंधी काम किसको दे दिए गए थे, गवर्नर जनरल एवं परिषद को। तो यहाँ आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करेगा, उन चीज़ों को नियंत्रित करेगा। जो आप लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों ही संस्थाएं कहाँ रहेंगी, ब्रिटेन में रहेंगी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहाँ रहेंगे, ब्रिटेन में रहेंगे। और ब्रिटेन से जो नियम कायदे कानून भेजेंगे कहाँ पर, भारत के गवर्नर जनरल पर, वो बंगाल के गवर्नर जनरल पर, बंगाल के गवर्नर जनरल उसको क्या कराएंगे, लागू कराएंगे। अच्छा, लागू कराना काम किसका, गवर्नर जनरल का। और ये दोनों संस्था कहाँ रहेंगी, ब्रिटेन में बैठेंगी। तो राजस्व मामले संबंधी काम किसको दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को दे दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को नियंत्रक मंडल हिंदी में कहा जाता है। इसके बाद आगे की हम आपको बताएं, तो इससे आप लोगों ने एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कामों, व्यापारिक कामों के लिए तो निदेशक मंडल रहा, और जबकि आप लोगों का इसके दो आप लोगों के दूसरे जो मामले हुआ करते थे, कौन से, राजनीति वाले, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर रहा। अब हम आपको बताएं कि वास्तव में पहले व्यवस्था क्या थी, तो आप लोगों को अभी नोट नहीं करना है, सिर्फ देखना है। 1600 में हमने आपको बताया, तो 1600 में क्या हुआ करता था, BOD यानी निदेशक मंडल क्या करता था, नियम कायदे कानून बनाता था। और जो नियम कानून कहाँ आ जाते थे, इंडिया में आ जाते थे। और इंडिया में इनकी 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, एक तो बंगाल और मद्रास और बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। तो BOD के द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए जाते थे वो इंडिया जाते थे। इंडिया में बंगाल के पास जाते थे, मद्रास के पास जाते थे, बम्बई के पास। इसका गवर्नर अपने को क्या करा देता था, अपनी प्रेसिडेंसी में इन चीज़ों को लागू कर देता था। चीज़ें पहुंचती हैं 1726 में। 1726 में पहुंची तो हाँ 1773, सॉरी, यहाँ 1773 से स्टार्टिंग करेंगे। चीज़ें पहुंची 1773 में। 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था, इसको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और जो मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल थे वो इसके अधीन कर दिए गए। जो दोनों गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। अब जो नियम कायदे कानून BOD बनाता था वो इंडिया आते थे। इंडिया के बाद जाते थे किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। और गवर्नर जनरल फिर कुछ दिशा निर्देशों के साथ कहाँ, बंबई और मद्रास के गवर्नर को सौंप देता था। अब तक चल रहा था जे सारी कंडीशन, अब तक सारी कंडीशन कौन सी चल रही थी, जे। अब आता है 1784 का एक्ट। 1784 के एक्ट में क्या क्या परिवर्तन हुए वो और हम आपको बता दें, एक बार चेक कर लें, वहाँ दिखाई दे रहा आप लोगों को क्या नहीं, हाँ ठीक। तो 1784 का जब आप लोगों का एक्ट आया, इसको अलग पेन से दिखाई दे रहा है, जो 1784 का आया, 1784 में क्या कंडीशन बनी, BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, BOC और BOD दोनों संस्थाएं कहाँ बैठेंगी, ये दोनों कहाँ रहेंगी, ब्रिटेन में। ये दोनों ब्रिटेन में थी। जे व्यापार संबंधी नियम कायदे कानून बना रहे थे, व्यापार संबंधी कानून। जे क्या बना रहे थे, व्यापार संबंधी कानून। और जे क्या बना रहे थे, राजनीतिक मामले देख रहे थे, राजनीतिक संबंधी नियम कायदे कानून जो भी हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापार संबंधी और जे दोनों कहाँ थे, ब्रिटेन में। अब जे जो नियम बनाएंगे वो आगे की तरफ भेज दिया जाएगा,
आगे और जो जो बनाएंगे वो भेज दिया जाएगा, वो पहुंचेगा कहाँ पर, इंडिया में। कहाँ पहुंच जाएगा, इंडिया में। इंडिया में चूंकि आप लोगों को पता है कि अब बंगाल का गवर्नर क्या बन चुका था, बंगाल का गवर्नर जनरल कब से, 1773 से, 1773 से बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका था। इसलिए जो सारे के सारे नियम कायदे कानून पहले कहाँ जाएंगे, गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जाएंगे। फिर जो आप लोगों के मद्रास हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, क्योंकि बंगाल के ही को तो बिहार और उड़ीसा के बारे में थे, और आपका बम्बई हो गया, इन सारी प्रेसिडेंसियों में भेज दिए जाएंगे। पहले सारे काम किसके द्वारा, बीओडी और गवर्नर जनरल के द्वारा किए जा रहे थे, फिर बीओडी के साथ गवर्नर जनरल लग गया। अब उनने बीओडी अलग कर दिया और बीओसी अलग कर दिया, यानी व्यापार वाले काम कौन देखेगा, बीओडी देखेगा, और राजनीति वाले काम बीओसी देखेगा। सारे निर्णय इंडिया भेजे जाएंगे। अच्छा, बीओसी को एक और ताकत दी गई, बीओसी को एक और ताकत दे दी गई थी कि जब भी बीओडी कोई नियम कायदे कानून भेजता था कहाँ, इंडिया, तो उस पर चेक कौन, उसको चेक करने की शक्ति किसके पास थी, बीओसी के पास, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसको चेक कर लेता था कि व्यापार संबंधी कौन से नियम कायदे कानून बनाकर भारत भेजे जा रहे हैं। इसको जांच करने की शक्ति किसके थी, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर मतलब ज़्यादा ताकत है, नियंत्रक रखेगा, नियंत्रण रखना है तो ताकत तो देनी पड़ेगी। या जब गवर्नर जनरल कोई भी लेटर, चिट्ठी, पत्ती या कुछ भी लिख के भेजता था कहाँ पर, बीओडी के लिए, ब्रिटेन की तरफ, तब भी इसको चेक कर लेता था, क्योंकि ब्रिटेन का उद्देश्य क्या था, व्यापार, वो प्रशासन और कंपनी को क्या करना, नियंत्रित करना। अब यहां से जो किस तरीके का कितना टैक्स लेने के लिए कह रहा है, किस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए कह रहा है, वो गवर्नर जनरल तक आ रही, क्योंकि गवर्नर जनरल भी कंपनी का अधिकारी है। जे किसके अधिकारी हैं, जे कंपनी के अधिकारी हैं। यहां पर कौन बैठा है, यहां पर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सत्ता। जे कौन सी थी, जे ब्रिटिश सत्ता की बातें हैं, है ना, जे ब्रिटिश सत्ता की बात है, ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश संसद की बातें हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी। अब ब्रिटिश सरकार को इन सब लोगों पर कंट्रोल कसना था, तो इसलिए बीओडी कुछ भी भेजता था तो बीओसी चेक कर लेता था, या इधर से गवर्नर जनरल कुछ भेजे तो बीओसी चेक कर लेता था। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या ब्रिटिश संसद ने, या क्राउन ने, या राजा रानी ने भारत पर पूरी तरीके से क्या कर लिया, कंट्रोल जमा लिया, कि अगर व्यापार में भी कुछ होता कंट्रोलर को पता रहेगा, कंट्रोलर से ब्रिटिश सरकार को पता लग जाएगा, ब्रिटिश सरकार से राजा रानी को पता लग जाएगा। गवर्नर जनरल कुछ समस्या करते हैं तो भाई पता लग जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को पता लग जाएगा, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सरकार से राजा रानी। यानी भारत में अब कुछ भी होगा सब पर नज़र किसकी होगी, राजा रानी की या ब्रिटिश सरकार की नज़र होगी। तो चीज़ें थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किसका प्रावधान लाया गया, बीओसी का प्रावधान लाया गया। अब इसी चीज़ को अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना आप लोगों का इतना बना रहने दे रहे हैं हम, और जे साफ किए दे रहे हैं जो आप लोगों की पहले की व्यवस्था थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को कब अलग अलग किया गया, तो 1784, और कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिली, तो 1773। ये दोनों आप चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद लिखेंगे तीसरी बड़ी चीज, तीसरा काम क्या था इसमें, महत्वपूर्ण बात है जे इस एक्ट की तीसरी चीज जो बात लिख रहे हैं हम, वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है कि इस एक्ट में पहली बार कंपनी अधिकृत क्षेत्र का मतलब होता है जिस क्षेत्र पर क्या हो, कंपनी का अधिकार हो। कंपनी अधिकृत क्षेत्र को इस एक्ट में पहली बार कंपनी अधिकृत क्षेत्र को क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या मतलब है इसका, कहा गया, इसका क्या मतलब है, आप लोगों को पता है 1600 में कंपनी आई, कंपनी ने कोठियाँ खोलना स्टार्ट किया, सूरत में उन्होंने फैक्ट्री एक्टिव, कोठी फैक्ट्री एक ही बात है, फैक्ट्री लगाना स्टार्ट की, फैक्ट्री लगाएंगे उनके क्षेत्रों का विस्तार होगा, विस्तार होता गया, कंपनी जहाँ तक क्षेत्रों में विस्तार करती गई। 1784 के उस पूरे क्षेत्र को क्या कह दिया गया कि वो क्षेत्र कंपनी का नहीं है, किसका है, ब्रिटिश सरकार का है, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कह दिया गया। कब्जा किसने किया था, कंपनी ने। हुकूमत कौन कर लिया, ब्रिटिश सरकार। जैसे होता ना कि कहते हैं कि शहर तुम खरीद लो, हुकूमत हम चलाएंगे, तो कंपनी ने क्या कर लिया, कंपनी ने अधिकार किया, क्षेत्र पाया, और क्षेत्रों पर अपना अधिकार किसने जमा दिया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र में। तो सीधी बात है, अब भारत में जो भी कंपनी वाला क्षेत्र था किसका कहलाने लगा, ब्रिटेन का, क्योंकि कंपनियां खोलने के लिए अधिकार हम लोगों की राजा रानी ने उनको दे दिए, और कंपनी को जब अधिकार मिल गए तो उस पर अधिकार अब किसने जमा लिया, ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश शासन ने। इसलिए ब्रिटिश शासन ने क्या किया, 1784 की पहली बार हुआ ऐसा कि
कंपनी के अधिकृत क्षेत्र को क्या कह दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र या ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। यानी वो कंपनी का जगह नहीं है, वो जगह किसकी नहीं है, कंपनी की नहीं है, किसकी है, ब्रिटिश शासन की है, ब्रिटिश सरकार की है, तो कह दिया गया। इसके बाद लिखना है अगला, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाएं, पूरी तरीके से साफ कर पाएं। ठीक, चलिए कहाँ गया। 3 बातें हम इसमें बता चुके। पहला था कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कामों को अलग किया गया। दूसरा चीज़ हमने बीओसी के बारे में चर्चा किया। तीसरा चीज़ हमने कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र बता दिया, ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र बता दिया। और इसी में आप लोग आगे लिख सकते हैं, तीसरे ही पॉइंट में आप लोग आगे लिख लेना, तीसरे पॉइंट में आप लोग आगे लिख लेना, तीसरे ही में लिखना है आपको आगे कि इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण क्षेत्र पर ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण एवं अधिकार दोनों प्राप्त हुए। मतलब उसको कंट्रोल भी कर लिया बीओसी बनाकर और अधिकार भी मिल गया, नियंत्रण एवं अधिकार प्राप्त हुआ। जो तीसरे में लिखना है। अगला बिंदु रहेगा चौथा, 4th नंबर पे आप लोग लिखेंगे इस एक्ट के तहत, इंपॉर्टेंट है ये भी बिंदु, इस एक्ट के तहत। जितना भी हम लिखाएंगे आप लोगों को सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले जो चीज़ें अनवांटेड होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, उनको पहले ही से साइड कर दिया जाता है। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका था, और गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य थे, 4। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या, सदस्यों पर कुछ ना कुछ है, सदस्य संख्या 4 से घटाकर, क्योंकि 4 थी हमने आपको बताया था, क्लेवर, बर्बेल और मेंसन, फिलिप फ्रांसिस, 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 3 कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जी और समझ लीजिए आप। पहले क्या होता था, एक तो गवर्नर जनरल था आप लोगों का और 4 सदस्य थे। मान के चलो कोई निर्णय आया, 4 में से 2 ने क्या कह दिया, हाँ, और 2 ने क्या कह दिया, ना। तो अंतिम निर्णय कौन लेता था, गवर्नर जनरल। अगर वो हाँ की तरफ गया तो हाँ वाला काम होगा, अगर वो ना की तरफ गया तो वो काम नहीं होगा। ये कब की बात थी, 1773 की। 1784 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में कितने सदस्य कर दिए गए, 3। उसकी परिषद में कितने सदस्य कर दिए गए, 3 में। अब देखना कंट्रोल चीजें किस तरीके से होती है। 3 में अब काम कौन सा होगा, जब दोनों तरफ 2-2 हो जाए, और 2-2 होंगे कब, मान के चलो इनमें से 2 ने कह दिया हाँ, 1 ने कहा ना। अगर गवर्नर जनरल हाँ वाले की तरफ चला जाता है तो काम हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले ही से हाँ है, बहुमत तो पहले ही से है। अगर गवर्नर जनरल ना की तरफ चला जाएगा तो जी यहाँ पर भी 2-2 हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2-2 हो जाएंगे। यानी गवर्नर जनरल के भाई जो पूरी तरीके से शक्ति थी, ऐच्छिक शक्ति थी, उस चीज पर थोड़ा सा कंट्रोल किया। और जो 3 सदस्य कर दिए गए थे, इसमें से एक जो सदस्य था वो कौन था, प्रधान सेनापति हुआ करता था, प्रधान सेनापति। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब मान के चलो जो 2 सदस्य थे उनने हाँ बोल दिया और जो एक सदस्य ना बोल रहा था वो कौन था, सेनापति। गवर्नर जनरल ने कहा कि हमें फलाने राजा पर आक्रमण करना है, 2 लोगों ने कह दिया कि हाँ कर दो, और सेनापति कह रहे हैं कि नहीं करना है। तो अब बताओ गवर्नर जनरल आक्रमण करेगा, नहीं करेगा। यानी गवर्नर जनरल को शक्ति तो रही, लेकिन उस शक्ति में बीच में रोड़ा कौन बनने लगा, सेनापति। अगर सेनापति हाँ करे तो काम हो रहा, सेनापति ना कर दे तो काम नहीं हो पाता था। यानी इस चीज पर क्या हो गया, नियंत्रण गवर्नर जनरल पर। और नियंत्रण करने के लिए तो 1784 का आया था। अच्छा, जब गवर्नर जनरल को इस चीज से प्रॉब्लम होगी, जब गवर्नर जनरल को इस सेनापति के पद से प्रॉब्लम होगी, तो जायज सी बात है आने वाले समय में गवर्नर जनरल क्या चाहेगा, सेनापति या तो हम हो या हम ही सेनापति हो, यही चाहेगा। तो आगे आने वाले एक्टों में ऐसा होगा भी। तो आप लोगों को इसमें इतना ही रखना है कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितनी कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ में लिखना है
हाँ, इसी के तहत क्या किया गया, अगला प्रावधान, भारत में किसी भी राजा से युद्ध संधि समझौते करने से पहले ब्रिटिश सरकार यानी राजा रानी और उसकी संसद, ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया, यानी अनिवार्य कर दिया। इसका मतलब क्या निकलेगा कि 1784 के बाद, लिखने की चीज नहीं है जी, 1784 के बाद अगर कोई भी युद्ध होता है, संधि होती है, समझौते होते हैं, सब में किसकी रजामंदी है, ब्रिटिश सरकार की। 1784 के बाद, भाई 1764 के बाद भी बहुत सारे युद्ध होते रहे भाई, आपके मैसूर के युद्ध लड़े गए, कर्नाटक के युद्ध लड़े गए, कर्नाटक का थोड़ा सा पहले लड़ा जाएगा, लेकिन आप लोगों के कौन से युद्ध लड़े गए, पंजाब वाले लड़े गए, तमाम सारे युद्ध लड़े जाएंगे। तमाम सारे युद्ध लड़े जाएंगे तो उसके पहले किससे सलाह या अनुमति लेनी है जरूरी थी, ब्रिटिश सरकार से। तो यानी 1784 के बाद जितने सारे युद्ध हो रहे थे उसमें किसकी सहमति थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। अब खेल देखिए आप कि पीछे से सहमति है किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की। लड़ रहा कंपनी वाला, मारे जा रहे भारतीय दोष किसे दे रहे, कंपनी वाले को। कंपनी वाले दोष किस पर फेंकेंगे, बंद गए कंपनी वाले, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने इनडायरेक्टली कंपनी के थ्रू हम लोगों पर रूल करना स्टार्ट कर दिया 1784 से। इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, जिस चीज को अगर आप लोग लिखना चाहें तो 3 सदस्यों को क्या कर दिया, 3 सदस्यों में से एक सदस्य क्या था, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं, अलग पेन से लिखे जा रहे हैं, यहां पर लिख देंगे 3 में से एक प्रधान सेनापति। इस तरीके का आप सुधार कर लेना तो आप लोगों का ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस एक्ट में बस हम लोगों ने कितनी बातें पढ़ी, 5 बातें पढ़ी। पांचों बातें हम आप लोगों को एक बार फिर से समझाई दे रहे हैं। सबसे पहली बात हमने आपको बताया है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया काय के लिए, तो उन्होंने कहा 1773 की कमियां रह गई थी, उसको दूर करना था। दूसरी चीज़ 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम की जो कमियां रह गई उसको दूर करना है। अगली बात थी कि हमें भारत में कंपनी और प्रशासन दोनों पर क्या करना है, नियंत्रण करना है। ये तो उनके उद्देश्य थे। उनने उसके लिए किया क्या, सबसे पहले तो आए उन्होंने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया। व्यापारिक कार्यों को काम किसको दे दिया, आपका निदेशक मंडल को दे दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया। और जो राजनीतिक कार्यों का काम किसको सौंप दिया, एक नई संस्था बनाई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के बारे में हमने अगला पॉइंट बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या था, इसको नियंत्रक मंडल कहा जाता था। 6 सदस्य होते थे, 6 में से एक सदस्य उनका सचिव हुआ करता था, एक चांसलर हुआ करता था, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। जो 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे वो राजा रानी के सदस्य थे, जो सचिव हुआ करता था और जो आप लोगों का चांसलर हुआ करता था, जो ब्रिटिश सरकार के सदस्य हुआ करते थे, यानी सरकार और राजा रानी दोनों के सदस्य थे उसमें। और बीओसी को इतनी ताकत दे दी गई कि बीओडी यानी निदेशक मंडल कोई नियम कायदे कानून भारत भेजे तो भी चेक कर ले, अगर भारत से कोई रिस्पॉन्स जा रहा ब्रिटेन तो भी चेक कर ले। जो काम किसको दे दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। तो इस तरीके से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से कंपनी पर और भारत पर नियंत्रण किसने पा लिया, ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण प्राप्त हो गया। अब क्या किया, इस एक्ट में पहली बार कंपनी अधिकृत क्षेत्र को क्या कह दिया गया, ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कह दिया, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कह दिया। यानी सीधी सीधी बात, कंपनी के जो क्षेत्र हैं वो कंपनी के नहीं है, ब्रिटिश सरकार के हैं। तो नियंत्रण पहले मिल चुका था, अब अधिकार भी मिल चुका। ठीक है, तो अब क्या मिल चुका, अधिकार। तो कंपनी इसी एक्ट के तहत कंपनी और भारत में ब्रिटिश सरकार को नियंत्रण भी प्राप्त हुआ, अधिकार भी प्राप्त हुआ। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज के बारे में हमने आपको बताया, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जो पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, जिनके हमने आप लोगों को नाम भी गिनाए थे। पहला सदस्य था क्लेवरिंग, दूसरे का नाम बरवेल, तीसरे का नाम फिलिप फ्रांसिस और चौथे का नाम हुआ करता था मेंसन। ठीक, तो 4 सदस्य हुआ करते थे। उन 4 सदस्यों की संख्या को घटाकर कितना कर दिया गया, 3। अब ऐसा ना सोचना कि जो 1773 में 4 थे उन्हीं में से ये 3 है, नहीं, संख्या 4 से कितनी कर दी गई, 3। और उन 3 में से भी एक कौन रहेगा, प्रधान सेनापति, यानी आप लोगों का जो कमांडर इन चीफ बोले हम, तो वो रहेगा। तो जो चौथी बात थी। 5वीं बात क्या थी,
यह डिसाइड कर दिया गया कि कंपनी के अधिकारी, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे गवर्नर हो या और अधिकारी हो, किसी राजा के साथ युद्ध करें, किसी का संधि करें, किसी से समझौता करें, कोई आपसी मतभेद होता है, तो तमाम सारी चीज़ों के लिए किसकी पहले अनुमति लेनी जरूरी है? ब्रिटिश सरकार। इससे एक चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं कि 1784 के बाद जितने युद्ध, समझौते, संधि हुई वो सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट या राजा रानी के, सिर्फ राजा रानी की उंगलियों का ही क्या था? इशारा था। वो लोग पीछे से क्या कर रहे थे? कंपनी के थ्रू हम लोगों पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था। ये तो हो गया 1784 के। 1784 को एक्ट के पढ़ते ही साथ हम 2 लाइनों का एक और एक्ट पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम। वास्तव में आप देखेंगे कि 1784 में आया और वो 1786 में 2 साल बाद ही क्यों आ गया? भाई 2 साल बाद लाना था तो इसी में संशोधन कर देते, या इसी को अच्छा कर लेते, या इसी में वो प्रावधान डाल देते, है ना? या अगर 2 साल में ज़रूरत पड़ गई तो थोड़ा सा और लेट कर सकते थे, 2-4-5 साल तक तो सरकारें वैसे ही एडजस्ट कर लेते। लेकिन क्या कारण बने कि 1786 में क्या बना? अगला एक्ट आया और 1786 के एक्ट को क्या कहा गया? तो अगला आप लोगों को एक्ट रहेगा, अगला यानी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आप लोगों की 1786 का अधिनियम। नया मार्कर यूज़ करेंगे हम लोग। 1786 का संशोधनात्मक, 1786 का अधिनियम लिख लिए, या अगर संशोधनात्मक अधिनियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये संशोधन ही था। 1786 का अधिनियम, इसमें आप लोगों को कुछ बातें लिखनी है, कुछ क्या 2 बातें ही लिखनी है सिर्फ आप लोगों को। लिखेंगे पहले तो कि उद्देश्य क्या था, कारण क्या था इस एक्ट के लाने का। उद्देश्य, कारण, भाई किसी भी चीज़ के पीछे का अगर आप लोगों को उद्देश्य पता लग जाए या कारण पता लग जाए तो आप लोग अपने दिमाग से भी उस चीज़ पर एनालिसिस कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और जब तक हम अपने दिमाग से सोचेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी किताब, कोई भी टॉपिक हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उद्देश्य या कारण क्या थे? तो 1784 के एक्ट की कमियों को दूर करना एवं नए गवर्नर जनरल अब चेंज हो जाएगा। नए गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोगों ने सुन रखा होगा बहुत नाम, लॉर्ड कॉर्नवालिस की शर्तों को पूरा करना इसका उद्देश्य हुआ करता था, शर्तों को पूरा करना। ये कैसा उद्देश्य है भाई? कौन सी शर्तें रख दी ऐसी? भाई इतना बड़ा पद मिल रहा, भारत के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद मिल रहा, लगभग पूरे भारत पर आपका शासन चलेगा, तो आप लोगों की कौन सी शर्तें रख दी गई? तो इसके बारे में हम आपको बताएं। प्रावधान लिखेंगे, यानी प्रावधान का मतलब है इसमें बातें क्या थी मुख्य, तो हम बताएं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद निम्न शर्तों के साथ ग्रहण किया, निम्न शर्तों के साथ ग्रहण किया। पहले आप लोग इतनी चीज़ों को समझ लीजिए कि कौन कौन सी शर्तें थी या क्यों उन्होंने कहा। तो हम आपको बता दें कि जो मेनली उनका कारण क्या हुआ करता था, अभी हमने आपको बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य रख दिए गए थे? 3, और 3 में से भी एक कौन हुआ करता था? प्रधान सेनापति। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नर जनरल मान के चलो कह रहा कि हमें फलाने राजा पर युद्ध करना है, ऊपर से भी मान के चलो, या गवर्नर जनरल ने कहा कि कोई भी अगर निर्णय लिया तो उसमें गवर्नर जनरल कह रहा हाँ, और बाकी के 2 सदस्य भी क्या कह रहे? बाकी 2 सदस्यों में से किसी एक ने कह दिया हाँ, तो अभी 2 की रजामंदी है, और सेनापति ना कह रहा और इनमें से एक सदस्य क्या कह रहा? ना कह रहा, तो फिर ना वाले तो 2 हो गए, हाँ वाले 2 हो गए। तो इस समय पे क्या गवर्नर जनरल अटैक कर पाएगा, आक्रमण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल और ये दोनों सदस्य अकेले आक्रमण नहीं कर पाएंगे। जरूरत होगी किसकी? सेना की, और सेना की जरूरत होगी, यानी अर्थात हमें सेनापति की जरूरत होगी, और जब तक सेनापति हाँ नहीं कहेगा गवर्नर जनरल के हाथ पैर बंधे रहेंगे। इसी चीज से छुटकारा पाना चाहता था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, इसी चीज से छुटकारा पाना चाह रहा था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सीधा सीधा कहा कि हम भारत के या बंगाल का गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब हमें वहाँ का प्रधान सेनापति होने का पद भी हम ही को दे दो। यानी आप लोगों के गवर्नर जनरल तो हम हैं ही, साथ में कमांडर इन चीफ वाले पद पर भी कौन रहेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ताकि अगर हमें किसी पर अटैक करना, आक्रमण करना है, संधि करना है, समझौता करना है, तो हम सेनापति के उसमें ना रहें, बंदिशों में ना रहें, हम सीधा सीधा कर सकते हैं, पहली चीज। अच्छा, क्या सिर्फ ये कंडीशन युद्ध के समय ही फंसेगी? किसी और, मान के चलो कोई और निर्णय लेना है, किसको? गवर्नर जनरल को कोई और निर्णय लेना है। पहली कंडीशन तो ये हो गई थी। अब दूसरी कंडीशन समझ लो, अगर गवर्नर जनरल को कोई और निर्णय लेना है, भाई 3 सदस्य हैं इसके पास, 3 में क्या कर दिया इसने? 3 में मान के चलो 2 लोगों ने कह दिया कि वो निर्णय सही है, वो निर्णय सही हो, एक ने कह दिया कि नहीं है। अब गवर्नर जनरल किस पे डिसाइड कर ले? युद्ध का मामला होता तो सेनापति तरफ चला जाए, है ना। अब ये जन समुदाय वाला मामला है तो इसमें कहाँ की तरफ जाए? सही की तरफ जाए, नहीं की तरफ जाए? अब मैं मान के चलो गवर्नर जनरल को नहीं लग रहा, और 2 लोग तो हाँ कह रहे, 2 लोग ना कह रहे, तो कंडीशन फंस गई। ऐसे में भी गवर्नर जनरल के क्या हो गए थे? हाथ पैर बंध गए थे। मतलब सीधी बात, जब कभी लड़ाई, दंगे या अटैक, आक्रमण की कोशिश आती थी या मतलब कंडीशन आती थी, तो वहाँ पर सेनापति की वजह से हाथ बंध रहे थे, और जब कोई दूसरे मामले आ रहे थे तब परिषद की वजह से हाथ, परिषद मतलब इन 3 सदस्यों की वजह से हाथ बंध रहे थे। तो गवर्नर जनरल बैठा तो था, लेकिन परिषद के इशारों पर काम कर रहा था और सेनापति की दबिश में काम कर रहा था। दबिश में करने का मतलब है कि सेनापति को साथ लेके काम करना, एक लोड था उसको कि हमें सेनापति को साथ लेना पड़ेगा, तब तक जाके काम हो पाएगा। तो इन दोनों ही चीज़ों से, एक सेनापति के और दूसरे परिषद के, इन दोनों ही चीजों को छुटकारा पाना चाह रहा था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सीधी सीधी शर्तें रखी कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल का पद तभी धारण करेंगे जब क्या हो, हमें ताकत दे दो कि हम अपनी परिषद का, यानी जो 3 सदस्य निर्णय ले लें, उसको कैंसिल करने का भी हमारे पास अधिकार हो। यानी जो 3 गवर्नर जनरल की परिषद ने बोला उसको भी हम क्या कर सकें? निरस्त कर सकें। जो हमारा मन बोलेगा हम वो करेंगे। दूसरी बात कि कमांडर इन चीफ या प्रधान सेनापति का पद भी किसके पास रहे? गवर्नर जनरल के पास। यही 2 इसकी शर्तें थी। इन्हीं 2 शर्तों को भाई पूरा करने के उद्देश्य से ही 1786 का अधिनियम आ गया। सोच लीजिए कि कॉर्नवालिस कितनी बड़ी चीज हुआ करती थी। तो इसमें पहले आप लोगों को लिख दें, पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त के बारे में लिख दें, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल कहाँ का है? तो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जी अंडरस्टूड रखना आप लोग। तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद यानी 3 सदस्य, है ना, वो 3 सदस्य लिखना चाहें आप ब्रैकेट में लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार दिया जाए, पहली शर्त थी, वो मिली भी, पूरी भी। और दूसरा क्या था कि गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति होने का पद प्राप्त हो, प्रधान सेनापति होने का पद प्राप्त हो। और यह दोनों ही मांगें क्या हो गई? स्वीकार कर ली गई। और उसी दोनों मांगों को स्वीकार करने के लिए लाया गया था आपका 1786 का अधिनियम। आप लोगों ने आज के दोनों चीज़ों में हमने 1784 का और 1786 का एक्ट समझा। दोनों के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से 1773 और 81 का हवाला देते हुए 1784 का एक्ट लाए और 1784 के बाद 1786 का भी ले आए। तो हम लोग सोचते रह गए और वो लोग कंट्रोल करते रह गए और हम लोगों के ऊपर गुलामी की चादरें चढ़ती चली गई। 1600 से स्टार्ट हुआ था, बीच बीच में आते रहेंगे, हम लोग 1786 तक पहुंच गए और लगभग पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं। राजा रानी जहां पर भी हम लोगों के भारतीय शासक होंगे वहां पर युद्ध चलेंगे, उनका शोषण होगा, कुछ अपने भाई लड़ते लड़ते अपना राजपाट त्याग देंगे, कुछ पर भाई तमाम तरीके से जो हथकंडे अपना के उसका राज छीन लेंगे। तो तमाम सारी चीज़ें होती रहेंगी और हम लोग गुलाम होते चले जाएंगे और उसी गुलामी का फ़र्क हम लोगों को आगे देखने को मिलेगा। आज़ादी की लड़ाई में जो हम लोग मशक्क़त करेंगे या जैसे आज़ाद होंगे फिर उतनी ही मशक्क़त हम लोगों को संविधान बनाने में। तो आप लोगों को जो पुरानी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में रखते चले जाना है। भाई जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है उसको एक प्रॉपर तरीके से तैयार कर लो। 1784 का बनाया गया और उसमें 1786 का संशोधन दोनों एक साथ पढ़ लो। 1773 का लिखा गया और 1773 के बाद 1781 का दोनों एक साथ पढ़ लो। इसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे 1793 का, 1813, क्योंकि बहुत सारे अभी एक्ट आएंगे और इन एक्टों को अगर आप नहीं समझ पाए
तो बड़े पेपरों में आप लोगों को बहुत समस्या होगी, और बड़े पेपरों में समस्या होगी, साथ ही जो छोटे पेपरों में कठिन क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे होता है ना कि कुछ पेपरों में बिल्कुल आसान से सवाल आ जाते हैं, संविधान के स्रोतों से आ जाएंगे, संविधान की प्रस्तावना से आ जाएंगे, संविधान की अनुसूचियों से आ जाएंगे, उसमें कोई एक सवाल कठिन होगा, वो कठिन सवाल होगा वो इन्हीं एक्टों में से होगा, इन्हीं अधिनियमों में से होगा। इसलिए इन अधिनियमों को आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक क्लास रहती है आप लोगों की 1 घंटे की रहती है, 1 घंटा आप लोग क्लास ले लीजिए, उसके बाद आधा घंटा भी आप लोग उस कंटेंट को दे देंगे तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि भाई हम लोगों के चैनल के सब्सक्राइबर जो थोड़ा सा और बढ़ जाएं, इससे मोटिवेशन मिलता रहता है हम लोगों को, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में SSC GD का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, तो कुछ बच्चों के नंबर अच्छे भी आए हैं, और कुछ बच्चों में मायूसी भी देखने को मिली है। तो उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी रह गई होगी। वो पढ़ाई में कमी क्या रह गई, इस चीज़ को रियलाइज़ करना ही उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी और सबसे पहली ड्यूटी है। क्योंकि अगर आप SSC GD में कम नंबर ला पाए, है ना, तो आप पढ़ना स्टार्ट करें उसके पहले आप लोगों को एक काम करना होगा, यह पता करना होगा कि आपकी गलती कहाँ हुई या आपको समस्या कहाँ पर बनी। उन चीज़ों को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, उन चीज़ों को निकालना होगा, फिर उन्हीं चीज़ों पर आप काम करेंगे तो आप में ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, है ना। क्योंकि जैसे अगर कोई बच्चा मान के चलो, छोटे बच्चे की बात करें, कोई बच्चा अंग्रेजी में फेल हो गया, अंग्रेजी में फेल हुआ था, वो किसकी वजह से, उसको नहीं आ रहे थे टेंस। अब वो क्या करे, फेल हो गया तो फिर से ABCD से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो मूर्खता है ना। क्योंकि ABCD आपको आती है, आपको क्या नहीं आता है, टेंस नहीं आते हैं, तो टेंस पढ़ना जरूरी है। यानी आप लोगों ने SSC GD का जो पेपर दिया उसमें आप लोगों के नंबर जहां कम हुए या जिस भी वजह से कम हुए, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए, उस चीज़ पर फिर मेहनत करिए। हम ये नहीं कह रहे कि पीछे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे का पढ़ना है, लेकिन आप लोगों की जो मेन समस्या है उसको पहले आप लोग को आइडेंटिफाई तो करिए। आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप उस पर काम कर पाएंगे, और जब काम कर पाएंगे तभी आप अगले पेपर में सफल हो पाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो कंटेंट यहाँ से दिया जा रहा है या जो भी सारी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल हो पाएंगी, हम लोग मदद करेंगे। और इस मदद को हम आप लोग से तभी कर सकते हैं जब आप लोग इच्छुक हों, है ना। तो अगर आप लोगों को जो वीडियो कैसे लगते हैं या किस तरीके के कंटेंट और चाहिए या कुछ सुधार चाहते हैं या कोई नई चीज़ चाहते हैं, तो उसको भी आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बहुत ऐसे समझ लीजिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम लोगों को उससे एनर्जी मिलती हो, आपके लिए इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगी, तभी तो हम आप तक एनर्जी अपनी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।